Hello students. The Stuart Close philosophy of the organ of medicine is very useful for us for the practice also and to understand the homeopathic science also. So today we will discuss about the chapter examination of the patient from the Stuart Close philosophy. The name of the book is Genius of Homeopathy. So hello, this is a lecture for the particularly second year students, and this is a topic of organ of medicine, the examination of patient from Dr. Stuart Close philosophy. The lecture is for MN Homeopathic Medical College and Research Institute Bikaner, and I am Dr. Sauri Ghosh, Associate Professor, Department of Organ of Medicine. So regarding the examination of the patient, we know that we have to examine the patient very carefully, and actually the examination of the patient for homeopathic treatment is quite different from all the other method of treatment. In the homeopathic treatment, we have to know the symptom from the homeopathic standpoint. Generally हम लोग को क्या होता है कि we know that we have to examine the chest, examine the tongue, examine the pathological conditions which are expressed by the physical examinations, etc. But the homeopathic symptoms, we have to understand what is the symptom and what is the peculiarities within the patient. What symptom can individualize the patient? What symptom is the characteristic of the disease of the patient? Here is a story, एक कहानी है of Sir John Burroughs, the late dean of the American naturalist. इस पे कहानी था जो इस चैप्टर का फर्स्ट या सेकेंड पेज के बीच में लिखा हुआ है. तो इस कहानी में ये बताया जाता है कि प्रोफेसर जॉन बारोक का जो होस्टेस है, तो वो उनको पक्षियों से बहुत प्यार था, और कुछ दिनों से वो ये कह रही थी कि आजकल कोई पक्षी नहीं दिखता. देयर आर नो बर्ड्स, वी आर नॉट सीइंग एनी बर्ड्स, और वो बहुत दुखी थे. तो अंकल जॉन ने क्या किया, अंकल जॉन ने अपना हैट उठाया, अपना लाठी लिया और वॉक पर निकल गए. तो जैसे वॉक पर निकल गए, वॉक से वापस आने के बाद उन्होंने उस होस्टेस को कहा कि उन्होंने कितने सारे वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स उन्होंने उस 1 किलोमीटर के अंदर देखे हैं. द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट वी वांट टू सी, इट इज़ नॉट दैट व्हाट वी लुक फॉर, बट इट ऑल्सो मैटर वेयर एंड हाउ टू लुक फॉर इट. तो सिम्टम्स के बारे में भी यही कहना है कि हम लोग जो देखते हैं तो वो क्या देखना है ये तो पता है. फॉर एग्जांपल, एक आम आदमी के बारे में आप अगर देखोगे, सपोज किसी का पेट दर्द हो रहा है, तो आप उससे पूछो कि आपको क्या हो रहा है, तो बोले कि मेरा पेट दर्द हो रहा है. तो पेट दर्द हो रहा है वहीं तक वो सीमित रहेंगे, और उसके बाद अगर कुछ पूछा जाएगा ना, तो फिर वो वही सोचने लगेंगे कि हाँ मेरा तो कोई अपेंडिक्स का बात नहीं है, मेरा तो कोई गैस्ट्राइटिस तो नहीं हुआ, मेरा तो कोई ऐसा कुछ पेट पे कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया. तो ये जो सोच है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. बट फॉर द होम्योपैथ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ पेन, कैरेक्टर ऑफ द पेन क्या है. क्या कार्टिंग पेन, डार्टिंग पेन, एकिंग पेन, ड्राइंग पेन. तो इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन है ये इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ जो मोडलिटीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ इसके जो ऑनसेट, ड्यूरेशन, एग्जैक्टली जो सेंसेशन है, जो एसोसिएटेड सिम्टम है, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट. तो डिफरेंस आ गया ना कि एक आम आदमी कैसे एक पेट दर्द को देखता है और एक होम्योपैथ कैसे पेट दर्द को देखता है. आम आदमी का मतलब क्या है, दे आर एडुकेटेड इन द कॉमन फील्ड ऑफ द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो वो उस नज़र से देखते हैं, और होम्योपैथी के जो फिजिशियंस होंगे वो सिम्टम्स को इस हिसाब से देखेंगे. तो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट पे सबसे पहले जो बात आता है ये जो है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिम्टम एंड वेयर टू लुक फॉर इट.
So the student who knows the nature, constitution, for the varieties of symptoms necessary for homeopathic prescription will find many things in a case than that of other which are specially trained only in pathology and general diagnosis, as they will entirely overlook. तो जो स्टूडेंट्स पैथोलॉजी और जनरल डायग्नोसिस पे ट्रेंड होते हैं और जो स्टूडेंट होम्योपैथी का स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली ट्रेंड होते हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक होम्योपैथिक ट्रेंड स्टूडेंट जो है नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन और सिम्टम का जो वेराइटीज़ है, सिम्टम का जो क्लासिफिकेशंस है, उसको बहुत अच्छे से ये देख पाएंगे। जबकि जो सिर्फ पैथोलॉजिकली ट्रेंड है, उनको पैथोलॉजी या डायग्नोसिस तो मालूम हो सकता है, लेकिन उनको बहुत सारे चीज़ जो है उनके लिए ओवरलुक्ड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोडालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडीशंस। तो मोडालिटीज़ इंपॉर्टेंट है एंड जनरली यू सी दैट जो कैरेक्टराइज्ड करते हैं किसी सिम्टम पे, वो मोडालिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आ पेशेंट इज हैविंग आ हेडेक। सो हेडेक इट इज़ ए जनरल टर्म, चलो हेडेक का कोई मेडिसिन तो नहीं है, बट द पेशेंट इज हैविंग आ हेडेक एंड ही is relieved by headache in a kneeling down condition and putting the head into the floor. So this particular position, it relieves the headache. So this is one of the modalities and it indicates a certain medicine. Yes. So this is a characteristic symptom which is we get this by the means of the modalities. And the technique of an examination or the diagnosis for the purpose of diagnosing the disease is quite different from that of the examination of making homeopathic prescription. तो जो लोग एलोपैथिक सिस्टम में देखते हैं वो उनका मोटो होता है कि डायग्नोसिस, लेकिन जो लोग होम्योपैथिक सिस्टम में देखते हैं उनका मोटो क्या होता है, इंडिविजुअलाइजेशन। तो ऑब्वियसली दोनों का टेक्निक में फ़र्क होगा और यही टेक्निक हमको एक होम्योपैथिक स्टूडेंट को सीखना है और ये चीज़ ऑर्गेनाइज से सिखाया जाएगा। वी गेट आई हैव कोटेड समथिंग, पिक्चर लिया हूँ उस किताब से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि द स्टूडेंट शुड रीड द फिलोसॉफी बुक लाइन बाय लाइन फ्रॉम द प्रॉपर फिलोसॉफी बुक, नॉट ओनली द नोटबुक्स. So you see that there is written the diagnosis of disease by modern method is based largely on physical science, test and reaction involving the use of many instruments of precision in which the patient takes no active part and which he has no knowledge. जबकि एक होम्योपैथिक सिलेक्शन में सिम्टम्स के ऊपर बेस होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है एंड फेनोमेना एंड डिडक्शन ड्रॉन फ्रॉम द फेनोमेना सब्जेक्टिव सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड होता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है फ्रॉम द पेशेंट. द पेशेंट हैज़ अ वेरी ग्रेट रोल. पेशेंट का जो सिम्टम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक होम्योपैथिक केस टेकिंग में. तो आपको क्या लगता है कि जो पेशेंट है, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट पीपल एंड दिस डिफरेंट पीपल आर टेलिंग देयर सफरिंग इन डिफरेंट मैनर. तो वो ज़रूर इम्पोर्टेंट है, तभी जाके अलग भगवान ने अलग से ऐसे दुनिया बनाए, अलग से अलग अलग लोग बनाए, अलग अलग सफरिंग बनाए. तो सबका एक जैसा चीज़ कैसे होगा? सबके लिए अलग अलग फीलिंग है, सबके लिए अलग अलग मेंटलिटी है. हो सकता है कि ग्रॉसली कुछ चीज़, कुछ पैथोलॉजी और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन ग्रॉसली एक जैसा है. सपोज वी से द अल्सरेशन ग्रॉसली अल्सरेशन बहुतों को होता है, ऐसे ऐसे होता है. देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज एंड द थिंग्स व्हिच इज ऑकरिंग इन अल्सरेशन, बट द कंडीशन ऑफ एन अल्सरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, the condition of mental symptoms in that each and every other patient, the reason of the ulceration in behind each and every of the patient is quite different from one another. So it is very convenient. हमको ये समझना पड़ेगा. कई बार ये क्वेश्चन होता है कि होम्योपैथिक मेथड साइंटिफिक है या नहीं. आप सोच के देखो कि अगर होम्योपैथिक मेथड में ये इंडिविजुअलाइजेशन जो है ये ज़्यादा साइंटिफिक है या सबको एक जैसा देखने ज़्यादा साइंटिफिक है. So it is very necessary for us the homeopaths to understand each and every symptoms. The selection of homeopathic remedy is based very largely and sometimes almost entirely upon the phenomenon deduction drawn from the phenomenon of subjective conscious experience perceived only by the patient as stated by him to the examiner. It is very important that what is most important symptom
ड्यूरिंग अ केस टेकिंग। तो इसमें कुछ जगह में हम लोग को ये आंसर मिलता है कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम इज मोर रिलायबल इन अ केस टेकिंग एज बिकॉज ऑब्जेक्टिव सिम्टम में जो फिजिशियन है वो पेशेंट का कंडीशंस को देख भी पाता है, उसको समझ भी पाता है। सो इट इज परसेप्टेड बाय द perceived by the physician, okay, but the sensation, the internal sensation, the thinking of the patient, each and every subjective symptom of the patient is much more useful if the patient tells the truth। इसलिए हैनीमैन ने एफोर्डिज्म नंबर 89 में फेन डिजीज करके एक चीज़ बोला है जो कि फॉल्स डिजीज है। तो फॉल्स डिजीज जो बोलेंगे वो बोलेंगे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिजीज़ है द सेंसेशन ऑफ द पेशेंट जो है इट शुड बी वेरी much clear to the physician and it is the main thing to select a proper remedy। so subjective symptom, according to Stuart Close, subjective symptom is very very important for the case taking। we must of course depend entirely upon the statements of the patient himself। so this is one of the thing I have seen in my early practice when I used to go to different homeopathic physicians to learn the clinicals। so वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो सीनियर जो फिजिशियन है जिनके पास मैं सीखने को गया, वो पेशेंट को ये बोल रहे हैं कि आप जैसे बोलोगे आपका क्योर आपके बोलने पर निर्भर होगा, क्योंकि आप जितना अच्छे बताओगे और जितना सही तरीके से सही चीज़ बताओगे और मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो आई कैन सिलेक्ट द परफेक्ट मेडिसिन फॉर यू। so it is of course depend entirely upon the statement of the patient himself। so we should not blame the pathologist because they are studied in that manner, but we should understand the materia medicist, what the homeopathic physician, and we have to understand where is the standpoint of a homeopathic physician to understand a case। so this is written in a page of Dr. Stuart Close philosophy। now regarding the case taking from Hahnemann, aphorism number 83 to 104, we all know that there are the general instructions regarding the case taking and also the some special instruction for acute and chronic diseases। here are some guidelines for the case taking which I have quoted from this chapter। now the guidelines are that we have to understand how can we understand in the case taking properly, or what you have to get from a patient during a case taking। so getting the history and symptom from the patient standpoint, it is the first thing। तो symptom पहले लेना है और history लेना है, फिर इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देखना है कि फिजिकली क्या कहाँ पे क्या दिक्कत है। so if the physical examination is made afterward when the patient is composed, where will be less danger and confusing or prejudicing his mind। तो फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू में करने से बेटर है कि पहले उनका सिम्टम सुने, उनका तकलीफ सुने। कई बार होता है कि द पेशेंट इज़ वेरी ईगर अबाउट हिज डायग्नोसिस एंड ही हैज़ प्रीवियसली कमिंग फ्रॉम एनी फिजिशियन, एलोपैथिक फिजिशियन, एंड ही हैज़ प्रोड्यूसिंग कि ये डॉक्टर साहब मेरा ये रिपोर्ट है, एंड हम लोग वो रिपोर्ट देखने लग जाते हैं एंड वी बिकम प्रेजुडाइज्ड। maybe the report is correct, but something is previously inputted in our head for that particular case, and then we may go wrong। so we have to understand the history of the patient first, then the first part should be done, and also it is very important that we have to know the symptoms, we have to know the history, and then we have to go for the physical examination। now the thing is that in the very first part we have to be easy to the patient। ये भी लिखा है, ये तो बहुत अच्छे से अगर आप इस किताब को, इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप पहले देखोगे जैसे कि गाइडलाइन से पहले हम लोग जो डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए केस टेकिंग का जो तरीके होते हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, और सिम्टम्स पे ये बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो अब केस टेकिंग में जब हम देख रहे हैं तो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री एंड सिम्टम्स इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ऐसे में जो प्रोसीड्योर होगा, इस प्रोसीड्योर को हम कैसे करेंगे? तो हमको सबसे पहले पेशेंट को ईजी करना है।
किसी भी तरीके से पेशेंट को ये ना लगे ये डॉक्टर है कि ये कोई भालू है, शेर है, हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे भी पता नहीं डांट देंगे क्या होगा। ऐसे तो बिल्कुल माहौल नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एकदम हंसी मजाक वाला माहौल भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, इधर बताया गया है कि द फर्स्ट पार्ट शुड बी डन इन अ इजी सेमी कॉन्वर्सेशनल मैनर, वी शुड मेक हिम फॉरगेट दैट ही इज़ अंडर एग्जामिनेशन, सो इट शुड बी वेरी इजी। जैसे और क्या हुआ, क्या तकलीफ है, बोले ऐसा ऐसा, अच्छा 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 अच्छा, यू लिसन टू दम एज। हमको जो है हमेशा हैनीमैन का जो केस टेकिंग का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करनी चाहिए। सो यू लिसन टू दम एंड you can just कोरिलेट, यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप गिर गए थे, अच्छा कब गिर गए थे, मैं तो जब वो बहुत दिन पहले सर, बहुत दिन पहले हम जा रहे थे बस में और इसको गिर गया। अच्छा कहाँ पे जा रहे थे, अच्छा तो आप वहाँ रहते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, आप दिल्ली रहते थे, ओके ओके, क्या करते थे आप उसमें, अच्छा ओके ओके, फिर कैसे गिर गए थे, okay, then he let him tell, and he is just having a doctor almost like a friend. So we should make him forget that he is under examination, and you must gain patient's confidence and relieve him from the sense of restraint and embarrassment. ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। आपका एटीट्यूड और आपका जो एक्सप्रेशंस जो है ये प्रूव भी करता है कि वेदर यू आर इन अ टेंशन और नॉट। तो जब पेशेंट भी डॉक्टर को एक इजी कंडीशंस में देखते हैं तो पेशेंट को भी डॉक्टर के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है। एंड यू शुड नॉट लुक इन सच अ मैनर, यू शुड नॉट लुक इन, यू जस्ट बिकम एक हल्का सा माहौल बनाना जरूरी है ताकि वो आराम से अपनी सारी तकलीफ बता सके। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। The physician's attitude should be calm and dignified, quiet and sympathetic, a demeanor confident but not pompous, simple and direct but not aggressive, cheerful but not flippant, serious but not grave or funeral, should be painstaking and systematic without being over formal. Senses must be on alert, mind clear, logical faculties acute, sympathies and prejudices help in abuse. तो बहुत सारे ये पॉइंट जो है ये इस पैराग्राफ, द नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। तो एक इन नाटसेल हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के नोट्स के लिए अच्छा है कि व्हाट शुड बी द फिजिशियंस एटीट्यूड टुवर्ड द पेशेंट इन अ केस टेकिंग अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉस। ओवरऑल प्रैक्टिकली बताऊँ मैं कि यू जस्ट बी अ easy listener, first of all, easy listener, एंड यू शुड बी सिंपैथेटिक। इतना भी सिंपैथी नहीं होना चाहिए कि आप रो रहे हो पेशेंट के साथ साथ, आप ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप चौड़ा होके एकदम मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ कह रहे होते पेशेंट को ये थोड़ा सा नाटक जैसा लगे। ऐसा आप सिंपल रहो, लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्ट ऐसा कुछ पूछ सकते हो, कुछ बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए ताकि पेशेंट घबरा जाए। तो चीयरफुल होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा माहौल ही थोड़ा इस टाइप का एक अलग टाइप का हंसी मजाक वाला बन जाए। दैट शुड नॉट बी देयर। एंड अदर यू मस्ट बी वेरी अलर्ट, क्लियर एंड लिसन टू हिम केयरफुली, और जस्ट यू हैव टू have you in your mind that I have to take the symptom properly and with my normal behavior, and this is the thing which we require as a physician during the case taking. This is the page where this thing is written. You see that there are I have underlined some points, the same thing which I have written in the previous slide. Now तो हम लोग जो है पेशेंट को बहुत ईज करेंगे आराम से, और उनका मूड जो है एकदम हल्के में, एकदम भरोसे के साथ वो हमको अपना जो तकलीफ है ये बता पाएंगे। Now we should not confuse the patient by too penetrating gaze at some objective feature which may attract our attention. कुछ ऐसा चीज़ होता है कि ये हम लोग को कुछ क्लू जैसा मिल जाता है उनको बोलते बोलते। अब इसका मतलब ये भी नहीं अब उस चीज़ को लेके उस पेशेंट को मतलब खोदने लग गए उसी पॉइंट को लेके या उसी सिम्टम को लेके, और पेशेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया है, थोड़ा उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ द पेशेंट ऐसे कुछ लगे कि
if the patient sees us gazing fixedly at some part of his anatomy, he is likely to become anxious and forget other matters which are important. So अगर कोई भी पेशेंट का पार्ट में कोई दिक्कत हो और अगर हम उस पर देखते रहें या उस पर फोकस देते रहे ज़्यादा, तो दूसरा और भी सिम्टम है ये पेशेंट भूल भी सकते हैं. इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्वाइट एंड लिसनिंग टू ऑल द थिंग्स द पेशेंट हैव टू से. वी रिमेंबर हियर दैट aphorism number 84, we should not interrupt and let the patient say. In many cases nervous patient, उनको ऐसा होता है कि कुछ ऐसा पेशेंट होता है, we see that the hypochondriac patient we have seen aphorism number 96 या 97. तो इसमें ऐसा कुछ पेशेंट्स होते हैं कि hypochondriac, I think it is 96 years. तो ऐसे होते हैं कि they are very nervous and the nervous patient, they will easily get distracted by some procedures of examination, so it is best to postpone such examination in them. मतलब तो अगर आप ऐसा कुछ एग्जामिनेशन करने जाओगे जो उनके लिए थोड़ा सा या तो अजीब सा भी लग सकता है, ऐसा कुछ एग्जामिनेशन हो सकता है, या तो उनको कुछ घबराने वाला सिचुएशन भी हो सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गिव. सपोज आप कुछ ऐसा कुछ ही इज टेलिंग दैट आई एम हैविंग सम थ्रोट पेन और सो अब तुरंत जो है कि एक लैरिंगोस्कोप लेके बड़े बड़े चीज़ लेके आप उनके सामने आके बैठ गया तो वो बेचारा घबरा जाएगा. So first of all, we have to, if we need to do the test or examination, we need to do this, okay. But if we do this in the beginning, maybe the nervous patient is distracted and we may miss some important symptoms. So it should not be done in this manner. It should be, the examination should be done later after knowing the symptom properly. The patient should be encouraged to tell her story freely on his way without interruption and keep the patient talking, but stay little yourself during an examination. Say little yourself during an examination. तो आपको बोलने की कम और सुनने की आदत ज़्यादा होनी चाहिए. एंड इसको पेशेंट को एकदम फ्रीली वो स्टोरी अपना जो भी हिस्ट्री एंड टोटल केस जो बोल पाए, ये जरूरी है. दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच इज रिटन इन दिस चैप्टर. We shouldn't ask leading question. We are already get it in aphorism number 87 from Organ of Medicine. So हमको what is leading question? The question which is suggesting something to answer in yes or no. Often we get some half true or untrue things, symptoms by asking this leading question. For example, आप कभी पेशेंट को ये नहीं पूछो कि आपको मीठा अच्छा लगता है, तो वो गलती से हाँ भी बोल सकता है, या हाँ मीठा तो खाता हूँ तो चलो हाँ अच्छा तो लगता है, ऐसे तो इसका मतलब हाँ हो गया ना. बट इफ़ यू आस्क कि आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, तो हो सकता है वो बोले कि मुझे ना खट्टा अच्छा लगता है. हाँ, तो ऑलरेडी ऑल्दो वो मीठा खाता भी होगा लेकिन अच्छा उसको खट्टा लगता है. तो दिस इज़ नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन वो क्या हो गया, हाँ या ना में आंसर देना. हाँ आपको मीठा अच्छा लगता है, हाँ आपको क्या अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है. तो वी हैव टू आस्क सच क्वेश्चन व्हिच इज स्पॉन्टेनियसली कुछ आंसर उससे आए. तो वी हैव टू अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस. जब हम लिखेंगे तब दो सिम्टम्स के बीच कुछ स्पेस ब्लैंक रखेंगे ताकि कभी कभी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाए कोई सिम्टम्स में, जो कि बाद में हम इसको लिख सकते हैं. So we have to make 3 vertical columns as instructed by Dr. Stuart Close. First column is this is a column for basically column for follow up. So when we complete a case, we have to have a follow up, and there at the left side we make a date and remedy, and बीच में symptoms and right side में modalities और conditions. तो ऐसे एक 3 कॉलम बनाने का एक सजेशन हमको इस किताब से मिल रहा है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट हरी अ पेशेंट इन हिज नरेशन. आप चाहे कितना भी जल्दी में हो, आप जल्दी जल्दी बोलो और बोलो, ऐसे में देखो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो सक्सेस नहीं होगा. यू शुड बी वेरी वेरी पेशेंट. पेशेंस के साथ आप
को देखना होगा, आपका पेशेंट को, एंड यू हैव टू प्रॉपरली यू हैव टू गिव द पेशेंट टाइम। हाँ, जरूरी नहीं कि ज़रूरत नहीं है फिर भी आप टाइम दे रहे हो, ऐसा बात नहीं है। द व्हाट द पेशेंट वांट्स टू से, यू जस्ट कीप कूल एंड अंडरस्टैंड the what the patient wants to say and let him say, so make him ease and let him say, so we should not make the patient hurry। जब भी हम सिम्टम्स सुन रहे हैं तो उसमें हमारे माइंड में लेकिन उस सिम्टम का जनरल, पर्टिकुलर और कॉमन सिम्टम का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। दिस जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर सिम्टम इज द सिम्टम ऑफ डॉक्टर Kent, from the classification of symptom, evaluation of symptom of Dr. Kent, and this is expressed in Stuart Close philosophy, that we have to keep in our mind कि कौन सा symptom, ये जो बता रहा है ये symptom में कौन सा आएगा, क्योंकि we know that the general symptom are very much important compared to the particular or common symptom। So we have to understand what type of symptom the patient is telling। If we are to generalize correctly, we must have all the facts and be sure of them। If you go to the next further थोड़ा सा आगे आप चलोगे तो it is written here कि हमको करना क्या है कि पहले ये जो सारे चीज़ पेशेंट ने बताया, तो फाइनली एक जगह हमको इसको तो जनरलाइज करना है ना, मतलब हमको समझना है कि टोटल बात क्या है इसमें, फिर इसका डायग्नोसिस भी करना है। ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज इफ यू डू नॉट डायग्नोस हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि वेदर द डिजीज विच इज और द सिंड्रोम्स और द फेनोमेना, whether what type of the turnover we are getting after giving the medicine। Obviously we know we will go to the process of symptomatology, and we have to understand ki what type of symptom, we have to go to the direction of cure, following headings of cure, so everything we have to do। But when the case taking we are doing, we have to first do two things, one is analysis, another is synthesis one is analysis, another is synthesis। So first is analysis, fact from patient statement, nurse, relatives or friend statement, and then our known observation। Then synthesis, review and study of symptom and construction of the case। तो हम लोग जब सिम्टम लेते हैं तो क्या करते हैं, पेशेंट कुछ बोलता है, उनके अटेंडेंट कुछ बोलते हैं और हम कुछ समझते हैं, ऐसा है ना। अफोर्डेबल नंबर 6 के अकॉर्डिंगली we get the symptoms in the following manner। After that we review and we study the symptom and we construct a totality of the symptom, right? So this is the construction, this is the synthesis, so this is the analysis and synthesis which you have to do। And the purpose of homeopathic examination is to bring out the symptom of the patient in such a way as to permit of their comparison with the symptom of the materia medica for the purpose of selecting the similar or homeopathic remedy। Now this line particularly it is written in italics in this chapter। After that मैं अच्छा जिस तरीके से मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये और जिस तरीके से स्लाइड्स मैंने लिया हुआ है, दिस इज द टोटल लगभग 22 पेज का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और एक वन आफ्टर वन पेज मैं लेकिन सीक्वेंसली ही इसको उस किताब से उठा के बताता जा रहा हूँ। ओके, सो व्हेन यू रीड दिस बुक, इफ़ यू गो थ्रू द बुक, जब मेरा आप लेक्चर सुनोगे और आप बुक का पन्ना अगर आप पलटते जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ एक के बाद मिलता जाएगा, इसलिए मैंने बुक का फोटो भी रखा है। तो देखो इसमें लिखा है कि द पर्पस ऑफ होम्योपैथिक एग्जामिनेशन इज टू ब्रिंग आउट द सिम्टम ऑफ द पेशेंट इन सच ए वे एज टू परमिट ऑफ द कंपैरिजन विद द सिम्टम ऑफ द मेटेरिया मेडिका। हमको देखो हमारे सामने मेडिसिन का मतलब चॉइस करने का टूल क्या है, मेटेरिया मेडिका। तो मेटेरिया मेडिका में जिस तरीके से सिम्टम लिखा है तो हमको उस तरीके से सिम्टम को कलेक्ट करके सिंथेसिस करके उस तरीके से हमको मतलब रेडी करना, समझना है कि देन ओनली वी कैन कंपेयर द सिम्टम ऑफ द पेशेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सिम्टम्स विच इज़ रिटन इन द मेटेरिया मेडिका। तो इसलिए हमको देखना होगा कि कोई भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका मेटेरिया मेडिका में पढ़े हुए सिम्टम के साथ कुछ कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज आप
कुछ जनरल ले रहे हो जिसमें एक चीज़ लिखा है एपेटाइट। ओके, तो एपेटाइट का जो पार्ट है, कई बार स्टूडेंट्स को देखा हुआ है ये चीज़ कि जस्ट राइटिंग दैट मॉर्निंग में 2 ब्रेड लेते हैं, दोपहर को दाल चावल सब्जी रोटी लेते हैं, शाम को 1 गिलास दूध पीते हैं, रात को थोड़ा ये लेते हैं। सो दे आर राइटिंग द डाइट। Now, where what type of appetite he is taking? Appetite, it is indicating the type of food which the person is taking. लेकिन इसके साथ appetite and hunger होना चाहिए। अगर आप मेट्रिया मेडिका में ढूंढोगे तो मेट्रिया मेडिका में आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप सुबह ब्रेड खाते हो या सुबह चपाती खाते हो। जरूर डिज़ायर एवर्शन इंटॉलरेंस का जो कॉलम होता है हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसमें डिज़ायर स्वीट सावर सॉल्ट बीटर, डिज़ायर एवर्शन इंटॉलरेंस, तो उसमें इसका बात मेट्रिया मेडिका से डायरेक्टली कोरिलेट होता है। लेकिन हंगर, जैसे कैनाइन हंगर, ईट जस्ट आफ्टर ए फुल मील, और रिडक्शन और डिमिनिस्ड हंगर, और कैन नॉट टॉलरेट हंगर, तो दिस टाइप ऑफ ravenous hunger, that is the increased condition of the appetite। तो इस टाइप का कोरिलेशन करके आपको पूछना है पेशेंट से कि आप जब खाते नहीं हो या आप टाइम निकल गया खाने के, उस समय में आपको क्या समय महसूस होता है, टॉलरेट होता है कि नहीं टॉलरेट होता है। तो उसमें आप डायरेक्टली कुछ मेट्रिया मेडिका का सिम्टोमिक ड्रग से कोरिलेट करते हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टेकिंग द केस। वट एवर वी आर आस्किंग दैट शुड डायरेक्टली कोरिलेट विथ द सिम्टम्स ऑफ द मेट्रिया मेडिका। इस चीज़ के लिए आपको मेट्रिया मेडिका को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और जैसे ही पेशेंट कोई सिम्टम बोलेगा आपको माइंड पे आ जाएगा कि हमको आगे इसको क्या पूछना है, ताकि पेशेंट कुछ ऐसा आंसर दे जो कि हमारा मेट्रिया मेडिका का किताब में लिखा है। दिस थिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस ऑब्वियसली। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पेशेंट। नाउ there is the next part of this chapter regarding the clinical the history recording. So there is a very important thing which is the clinical histories। क्लिनिकल हिस्ट्री इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो कंडीशन है वो आज के लिए नहीं है, वो कहीं किसी भी कारण से धीरे धीरे अगर क्रॉनिक केस का देखा जाए तो एक दिन में क्रॉनिक केस नहीं होता, तो ये धीरे धीरे तैयार हुआ है। सो इसी आई just put a picture of the book. Getting a good clinical history is one of the most important parts of the case taking. By the same token, it is also one of the most generally neglected or badly one. हम लोग जनरली क्या करते हैं, सामने जो भी सिम्टम्स होता है वो ले लेते हैं, और क्लिनिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, व्हाट इज द पाथवे ऑफ थ्रू द लाइफ माइलस्टोन ऑफ हिज लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस चीज़ को हम लोग कई बार जो है कि या तो इग्नोर कर लेते हैं या तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट टेकिंग द क्लिनिकल हिस्ट्री। सम पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू टेक नोट ऑफ ड्यूरिंग द केस टेकिंग, उसका कुछ पॉइंट्स जो है इसके बाद इस बुक में लिखा है, ये भी हम लोग देखते हैं। बाकी दे आर यू शुड गो थ्रू आउट द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आई कैन नॉट पुट इट इन द स्लाइड, है ना। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के लिए और केस टेकिंग लेने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैंने यहाँ पे उठा के लिखा है। सो इन वुमेन एंड गर्ल्स वी इंक्वायर अबाउट द मेंसेस एंड द डिटेल्स ऑफ द मेंसेस इंक्लूडिंग द प्रेगनेंसी एंड ईच, अगर इफ देयर इज एनी प्रेगनेंसी तो कम्प्लीटली जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है एक्सेट्रा ये हमको लेना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हिस्ट्री ज़रूरी है। सपोज अगर आप इस पॉइंट्स को देखोगे तो देखोगे कि देयर आर यू कैन को रिलेट विथ मैनी मेडिसिन्स,
है ना। तो सपोज ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एबॉर्शन, तो सेवाइना को इंडिकेट करता है ये। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। अच्छा, वैक्सीनेशन हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। वैक्सीनेशन लिया है, कौन सा वैक्सीनेशन लिया, क्या अगर वैक्सीनेशन के टाइम में कोई दिक्कत होता है, हुआ था, ऐसा भी अगर कोई हिस्ट्री है, तब से कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए भी अलग से मेडिसिन इंडिकेटेड है ना। पर्सनल हिस्ट्री, एक्सीडेंट, मैकेनिकल इंजरीज और एनी मेंटल शॉक, ऐसा भी है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि केस था ऐसे, पेशेंट वॉज हैविंग हेडेक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और वो हेडेक किसी चीज़ से क्योर नहीं हो रहा था। Now we get a symptom of the history of injury long ago, and that is the history of head injury, and the patient was marvelously and miraculously cured by natam salve. You see that in the Materia Medica, it is written in natam salve. सो एंड जो हेडेक का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वो कभी तो सैंग्विनेरिया, कभी कोई पैरामेड टाइप का कुछ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन लेके खाते थे, पैरासीटामोल्स टाइप के। तो ये ऐसे होता है पेशेंट के साथ। और अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री को देखोगे तो आप तो क्यूर कर सकते हो कोई भी मेडिसिन से ना। ऑक्यूपेशन हैबिट्स ऑफ द पेशेंट, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, यूज़ ऑफ टी, कॉफ़ी, टोबैको, ये भी नोट करना है। ऑक्यूपेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अलग अलग ऑक्यूपेशन में आप देखोगे अलग अलग ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है। आज का डेट में ऑक्यूपेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह में। हैबिट ऑफ द पेशेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं, आपको इफ़ यू आर अ कंप्लीट फिजिशियन, यू हैव टू रेगुलेट द डाइट एंड रेजिमेंट ऑफ द पेशेंट, और उससे बहुत सारे आपको सक्सेस मिल सकता है। Now the family history, these are also very important. We have seen in many drugs that the family history of tuberculosis is indicating such and such drugs. Family history of eczema, it is indicating some drugs. So there are, it is very important. जो main symptom है, इसके साथ ये जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, तो ये कोई सपोर्टिव सिम्टम के हिसाब से भी काम कर सकता है। So these all examination give the patient confidence, a confidence in the physician professional ability and skill, and feels that he is interested in them and their families and knows all about him. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। आई कैन टेल यू पर्सनली दैट आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। मेनी ऑफ द पेशेंट्स हैव टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब, व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर, ही जनरली द आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस एंड फटाफट उनका प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है, टेस्ट में भेज देता है। ऐसा भी एक्सपीरियंस है बहुत सारे जगह पे, जहाँ पे डॉक्टर ने अच्छे से चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। हाँ, क्या हुआ है, ऐसा ऐसा, ओ अच्छा ऐसा ऐसा, लेट जाओ, ये देख ले, ये देख ले। ऑब्वियसली हर कोई डॉक्टर का तरीका होता है अलग से, एलोपैथिक फिजिशियन का तरीके अलग से होंगे, लेकिन होम्योपैथिक में भी ऐसे भी होता है। बट द पेशेंट टोल्ड मी दैट कि डॉक्टर साहब, आपने जो जितना गहराई से सुना, समझा और हमको जैसे समझाया, शायद ही आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। इफ़ यू डू इफ़ यू गिव द पेशेंट सम टाइम, ऐसा नहीं कि पेशेंट को बोर कर दो आप, ऐसा नहीं है। तो काम की चीज़ है, काम की बात हो जाए, एंड डिटेल्स में लेना है, समय थोड़ा बहुत लगता है। एंड आफ्टर दैट उनका जो तकलीफ़ें हैं, उनको लगे कि द डॉक्टर इज़ केयरफुल अबाउट मी, तो वहाँ पे आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस पेशेंट का डेवलप हो जाएगा। और वो पेशेंट कभी भी, मतलब आपने सपोज आप क्योर कर दियो, बाद में कभी भी ज़रूरत पड़े ना, तो ही विल कम टू यू। वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट पीपल कम टू अस। सब लोग स्वस्थ रहे, ये जरूरी है, लेकिन ये चीज़ आपको मिलेगा इफ़ यू गिव अटेंशन टू द पेशेंट इन दिस मैनर। A properly and systematically structured case record will facilitate the process of good history and case taking. तो केस रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन और भी दिया है इसके साथ, इसी एक के बाद एक पैराग्राफ में क्लिनिकल हिस्ट्री में। तो ओरल एग्जामिनेशन में खास करके बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओरल एग्जामिनेशन। हाइजीन की बात आता है, पेशेंट का मेंटलिटी की बात आता है, तो क्योंकि कुछ डरने वाला बात आता है, अंदर कुछ क्या सुई लगा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना। तो डेंटिस्ट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़।
plus whatever the examination you are seeing, you should be very alert in this case. If the patient is confined to bed, अब जैसे कि आप कोई पेशेंट को देखने गए, वो बिस्तर में है, तो आप उसमें क्या देखोगे? द एग्जामिनर विल ऑब्जर्व हिज पोजीशन इन द बेड, हिज मैनर ऑफ मूविंग, कैसे मूव कर रहे हैं, किस साइड में वो लेटे हैं, किस टाइप का उनका डेकुबिटस है, पोजीशन है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, स्किन कैसा है, कलर एंड ओडर ऑफ पर्सपिरेशन कैसा है, ओडर ऑफ एक्सल्टेशन exhalations from the mouth or the body. I've seen I remember one case कि मतलब ऑफेंसिवनेस इतना था कि घर में उस रूम में घुसते ही पूरा एक कैनाबेरस स्मेल इस टाइप का आया था, एंड द पेशेंट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड with having a typical thirst, just like arsenic. It's a true case. I have seen this case. He's saying that मुझे पानी दो, और एक दो सिप लेके फिर छोड़ दे रहा था. एंड ये जो 3 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिकेटिंग आर्सेनिकम एल्बम, एंड द पेशेंट वॉज marvelously recovered within 2 hours after giving 1 dose of arsenicum album 30. So this is how which ये जो ओडर था ये बहुत इम्पोर्टेंट था इस पेशेंट को देखने के लिए. ये भी तो सो वी हैव टू see this patient in this manner. We have to observe properly physical appearance of excretions, relation, temperature as shown in amount of covering, ventilation of the room, ice bag, hot water bottle, etc. will be valuable guides in the choice of the remedy. So ये जो चीज़ है, this is the part of the book which is written. Very very important symptom is the mental symptom. So mental symptom are of higher importance and getting them by observing general behavior, conversation. So we have to notice the patient also, किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस टाइप का उसका बिहेवियर है, उसका स्लीपिंग मैनर कैसा है, वो किस टाइप के बातें बोल रहा है. तो देयर आर दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू ऑब्जर्व इन द पेशेंट. इसके साथ जो है कि we have to in the end point our observation, the physician observation, this should be also, we should also expertise ourselves in these type of things. These features of disease should be cultivated because right conclusions and effective treatment often depend upon the physician's own observation and direct then upon anything that others and even the patients are able to tell him. तो फिजिशियन जो देखता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल है, तो साफ़ सुथरा नहीं है, दाढ़ी वाड़ी है, अच्छे से बालों में कंघी नहीं है, तो क्या पिक्चर आता है, सल्फर टाइप का पिक्चर आता है. और एकदम नीट एंड क्लीन टिप टॉप, एक मतलब जो प्रेस किया हुआ शर्ट है तो उसका एक एक मार्जिन आपको एकदम प्रॉपरली दिख रहा है, तो ये फास्टिडियसनेस आर्सेनिक टाइप का दिख रहा है. तो ये पेशेंट आपको बोलेगा थोड़ा, ये आपको देखना पड़ेगा. पेशेंट चलता कैसा है, गेट कैसा है उसका, किस टाइप का बैठे हैं, कि लेजीनेस इंडिकेट हो रहा है क्या. तो एवरीथिंग यू हैव टू दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी नीड टू see. We have to be expert in this type of observations. In the mental state, so we have discussed already this is the page where it is written. So इस जो चैप्टर में हमने ये देखा, देखो if we get a overall idea, हम लोग इसको 2 एंगल से देख सकते हैं इस चैप्टर को. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका जगह जगह का जो जो पॉइंट्स है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने उठाया. आपको करना क्या है कि यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कंटिन्यूअसली. और उसमें आपको अगर कोई और पॉइंट भी लगता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके पॉइंट नहीं लिखा है. इट इज़ ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटन, बिकॉज व्हेन यू रीड अ स्टुअर्ट क्लूज बुक ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट. जब आप अच्छे से पढ़ोगे आप देखोगे कि हर कोई पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो पावर पॉइंट में आप कितना तैयार करोगे, जितना बहुत क्रीम सब्सटेंस है विच वी कैन डिस्कस इन दिस इन द लेक्चर. तो व्हेन यू रीड दिस chapter, you go through the from the beginning, you read
and you go through the point which I have discussed in my PowerPoint presentation, and there you can find out more points for your answer. ओके, सो लेट अस कम टू द ओवरऑल। हम लोग इस चैप्टर से जो देख पा रहे हैं कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन को एक पेशेंट को देखने में, उसको उसका केस टेकिंग करने के लिए कितना कुछ देखना पड़ता है। मतलब हमको इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो एक आइडिया सबसे पहले क्लियर होगा। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब कोई पेशेंट को देखेंगे तो हमको सिर्फ एक डायग्नोस्टिक व्यू पॉइंट से एलोपैथिक फिजिशियन जैसा पेशेंट को नहीं देखना है। हमको ये सारे चीज़ पर इम्पोर्टेंस डालना है एंड सिम्टम्स को समझना है। ये सारे चीज़ जो केस टेकिंग में जो पॉइंट्स डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने लिखा है, it will lead us to find out the actual symptoms. It will help us to find out the actual the characteristics. तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे एक्चुअल होम्योपैथिक रेमेडी इस पेशेंट के लिए क्या हो। थोड़ा डिवाइड करके अगर सोचे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट दैट उन्होंने क्या कहा था। एक बार छोटा सा रिकैप कर सकते हैं कि सिम्टम इम्पोर्टेंट है। इसी चीज़ को कंक्लूजन में हमने लिखा है कि अटेंशन शुड बी डायरेक्टेड टू द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस इन द सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। तो सिम्टम्स को बहुत इम्पोर्टेंस देना है और सिम्टम्स को अच्छे से जानना समझना जरूरी है। और इसके बाद क्या है कि हमको केस का हर कोई पॉइंट का, हर कोई एलिमेंट को अच्छे से एनालाइज करना है। जो भी सिम्टम्स पेशेंट बोलेगा उसका मतलब गहराई तक जाके उस सिम्टम का कंप्लीटनेस को समझ के उसको बहुत अच्छे से डील करना है, सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दैट द कंक्लूड दैट टू डिस्कवर एंड ब्रिंग आउट द फैक्ट्स ऑफ अ केस एंड गिव देम फॉर्म एंड इंडिविजुअलिटी एज ए होल इज एन आर्ट। So ultimately what we require that we have to find out the individuality of the patient. तो हमको इसके लिए जो है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम को फाइंड आउट करना है ना, एनालिसिस करके और सिंथेसाइज करके, है ना। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पेशेंट ड्यूरिंग द केस टेकिंग। सो थैंक यू ऑल। You have to go to this is the chapter number 12 of examination of the patient. Thank you so much.